चलो भाई, क्या क्या कर लिया था कल। बेसिक ऑडिट का मीनिंग समझ में आया था कि भाई ओपिनियन देना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेसिकली क्या आता है? बैलेंस शीट, पीएनएल, और मतलब वही ट्रेडिंग अकाउंट का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कंपनी के पॉइंट ऑफ से ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बेसिकली सारे खर्चे, सारी इनकम्स और सारे बैलेंसेस, काय के बैलेंसेस, असेट और लाइबिलिटी के, है ना। चलो, अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, ठीक है ना। तो देखो, मैनेजमेंट का रोल क्या था? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, इसको ना सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकते हो, अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मतलब मैनेजमेंट, यानी जो भी एंटिटी है, जैसे कंपनी है तो कंपनी का मैनेजमेंट बनाएगा। ऑडिटर अकाउंट्स नहीं बनवाएगा आकर के, ऑडिटर सिर्फ क्या करेगा? चेक। तो अपन लोग जब ऑडिटिंग कर रहे हैं तो अपन ये एस्टैब्लिश कर लेंगे कि हाँ भाई, अकाउंट्स बना लिए कि नहीं बना लिए तुमने, है ना। मस्ट मेंटेन प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइड ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। देखो, जो इंफॉर्मेशन मांगेगा ऑडिटर अपनी चेकिंग से रिलेटेड, उसको जो भी रिलेवेंट लगता है वो बोलेगा, वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देखो, जो कंपनीज एक्ट है उसमें कानूनी तौर पर क्या कर रखा है, कंपलसरी कर दिया है। क्या? किसके लिए? हर कंपनी के लिए, है ना। और ये ऑडिट किससे कराना पड़ेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो नहीं कराया तो पेनल्टी और यही सब हो जाएगा इवेंचुअली। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना। और अब ऑडिट अगर आपको कराना है तो ऑडिट करने के लिए भी ऑडिटर को क्या बताया कि भैया इन रूल्स का जो है वो आप ध्यान रखेंगे। ये क्लियर है कि मैनेजमेंट अकाउंट्स पूरा बना करके तैयार रखेगा और आप उस हिसाब से ऑडिटर जो इन्फॉर्मेशन मांगे वो आपको देनी पड़ेगी। नहीं तो फिर वो ऑडिट छोड़ देगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ऑडिटर का रोल क्या है? चेक करो अकाउंट्स वगैरह, है ना। सारे सबूत देखो, बेसिकली प्रूफ वगैरह क्या होंगे कि भाई तुमने कोई ट्रांजेक्शन किया, है ना। तुमने इतने का एक्सपेंस दिखाया तो ऑडिटर बोलेगा हाँ ये इसके रसीदें दिखाओ। समझ में? रसीद देखेगा, उसको वो नकली लगेगा तो और गहराई से चेक करेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो वो वेरीफाई करता है कि भाई कोई भी ट्रांजेक्शन, देखो, छूटा नहीं है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि जो ट्रांजेक्शन हुआ लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक तो ये हो गया, तो ओमिशन को चेक कर लेगा। दूसरा वो चेक करेगा कि ज्यादा तो नहीं लिख दिया। अरे समझ में? जो लिखा है वो गलत तो नहीं है और कुछ छूटा तो नहीं है। अरे समझ में? ठीक है ना। हर एक के लिए वो अपने अपने तरीके लगाएगा, पूरे अपन लोग पढ़ेंगे इसमें, है ना। अच्छा, वो ये देखेगा कि अकाउंटिंग करते हुए, अच्छा, अकाउंटिंग के बहुत सारे रूल्स बताए गए। कंपनीज एक्ट में बहुत सारे रूल्स बताए गए हैं अकाउंटिंग करने के लिए। ऑडिटर जब ऑडिट करेगा ना तो उन सारे रूल्स को चेक करेगा। किसके लिए? अकाउंटिंग के लिए आपने वो सारे रूल्स निभाए हैं या नहीं निभाए। ठीक है ना। रिपोर्ट करेगा वेदर स्टेटमेंट्स ट्रूली एंड फेयरली रिफ्लेक्ट द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। तो अल्टीमेटली फिर ऑडिटर क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रूली फेयरली, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। बेसिकली इस बात पर वो अपना ओपिनियन देगा। कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिट के? तो सबसे पहली बात तो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। देखो, टर्म जो यूज किया है वो क्या है? मिसलीडिंग। एक होता है गलत सही, है ना, और एक है मिसलीडिंग। तो मतलब कि सही दिखा करके भी क्या कर सकते हैं? मिसलीड। जो लिखा है वो गलत नहीं है, बट वो गलत तरीके से भी लिखा तो लोग गलत समझ सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो कंपनी ने लिखा कि प्रॉफिट हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर अगर ये नहीं बताया कि प्रॉफिट कैसे हो रहा है, प्रॉफिट कैसे हो रहा है, तो आमतौर पर लोग क्या समझेंगे? गुड्स बेच करके प्रॉफिट हो रहा है। हो सकता है कि गुड्स बेचने में लॉस हुआ, नॉर्मल बिजनेस में लॉस हुआ, पुरानी जमीन पड़ी थी वो इस साल बेच दी तो प्रॉफिट में आ गया। तो इन लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि देखो प्रॉफिट हुआ, तो दिखा रहे हो आप प्रॉफिट हुआ, पर
भैया पब्लिक को ये पता चलना चाहिए कि भैया आपको तो वो तो जमीन बेच करके प्रॉफिट हो गया, बाकी एज सच तो प्रॉफिट का कोई सीन था नहीं आपका। समझ में आ रहा है? मतलब बिजनेस तो लॉस में कर रहे हो ना। कोई भी बंदे ने आप पे इसलिए पैसे थोड़ी लगाया कि तुम्हारे पास पुरानी जमीन थी उसको बेच करके प्रॉफिट कमा लो। लोगों ने पैसा लगाया कि भैया बिजनेस करके प्रॉफिट करो। क्लियर है ना? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एक्यूरेटली रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना? Adequate, sufficient, and appropriate audit evidence supports the recorded transaction. All relevant entries are included, with none omitted in compilation. इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सिंपल तरीके से मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं पता है ना? सारे एसेट के बैलेंस की प्लांट इतना बचा, ये सब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे बैलेंस शीट होती है, तो बैलेंस शीट में बताता है कि भैया 31 मार्च को क्या बैलेंस बचा। जैसे वो लिख रहा है कि एसेट बचा 2 लाख का, तो 2 लाख का एसेट बचा है तो वो उसके अकाउंट में जाकर के देखेंगे इस साल कितना खरीदा कितना बेचा। वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास बिल्डिंग बची, मशीन बची है 3 लाख की, तो मशीन का अकाउंट देखेंगे कितनी खरीदी बेची है, पिछले साल से चली आ रही है, तो डिप्रिसिएशन लगाया कि नहीं। समझ में आ रहा है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम फिर ट्रेस करते हैं उसको कहाँ पर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अकाउंटिंग का बेसिक क्या है? जर्नल, लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स। ऑडिटर कैसे चलता है? फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट से वो किसको देखेगा? लेजर्स को। फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट से वो देखेगा कि कौन से लेजर वेजर चेक करने हैं, उससे वो किसमें जाएगा? लेजर्स वगैरह में, है ना? सारी रिलेवेंट एंट्रीज इंक्लूड करी हुई है, कोई छूटी तो नहीं है। इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट करी है वो क्लियर है, अनएम्बिगस। अनएम्बिगस मतलब, अनएम्बिगस का मतलब भी क्लियर ही होता है, ठीक है, धुंधली नहीं है मतलब। और प्रॉपरली क्लासिफाइड। देखो, खर्चा किया तो अकाउंटिंग का मेन पर्पस ना इंफॉर्मेशन होता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आप बोलो कि हाँ हमारा तो 2 लाख का खर्चा हुआ, अगर उसमें 3 पार्ट हैं अलग अलग, तो भाई बताओ कि इसमें कितना हुआ, इसमें कितना हुआ, इसमें कितना हुआ। ये होता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन प्रॉपर करना पड़ेगा। छोटे मोटे खर्चे मर्ज कर सकते हो मिसलेनियस में, पर बड़े वाले अलग से दिखाने पड़ेंगे। इस बात के बारे में कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है। क्लियर है ना? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे हैं, उनको आपने कंप्लाई किया नहीं कि नहीं। बाकी अगर इंटरनेशनल कंप्लायंस वाली होती है तो आईएफआरएस भी देख लेंगे, इंड एस भी देख लेंगे। फाइनल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द एसेट लायबिलिटीज ऑपरेशनल रिजल्ट्स। मतलब क्या देख लेंगे हम? एसेट लायबिलिटी वगैरह का ट्रू एंड फेयर व्यू दिख रहा है या नहीं। क्लियर है? फिर क्या है? नेचर ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का नेचर क्या है? अश्योरेंस देना। अब यहाँ से कहानी ऐसी चालू होती है, थोड़ी सी अपन डिटेलिंग कर रहे हैं। ऑडिट हो गया मतलब अपन क्या बोलेंगे? सब चीजें सही है, एकदम परफेक्ट है, 100%? नहीं। अश्योरेंस दे रहा है मतलब ना वो भरोसा दे रहा है। इसको अगर अपन लोग एकदम एग्जैक्ट बोले तो समझो कि वो 80% 90% बोल रहा है कि हाँ चीजें ठीक है। समझ रहे हो? तो ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो 100% गारंटी नहीं दे पाता। ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो ऑडिट की जो स्ट्रक्चरिंग है, अगर हम 100% पूरा करने जाएंगे तो इतना खर्चा हो जाएगा कि उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। आप समझो, मेरे पास 10,000 रुपए हैं, उन 10,000 रुपए को रखने के लिए, ठीक है, मैं तिजोरी कितने की लूंगी? 1 लाख की? 20,000 की? सवाल ही नहीं है ना। मतलब पॉइंट ये है कि ताला उतना ही मजबूत हम रखेंगे जितनी इंपॉर्टेंट चीज। तो है ना? चलो, तो है ना, अश्योरेंस एंड क्रेडिबिलिटी। ऑडिटिंग रीअश्योर्स यूजर्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या है बेटा? रिलायबल।
ऑडिटिंग से यूज़र जो है वो इस बात के लिए श्योर हो जाता है कि हाँ भाई बड़ी गलतियाँ नहीं है, याद रखना। समझ में आ रहा है? मेन किस बात के लिए ऑडिटर को अपन बोलते हैं कि भाई कोई बड़ी गलती जो है वो नहीं। क्लियर है ना? बिल्ड्स पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन एंटिटीज रिपोर्टेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। पब्लिक का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है एंटिटीज पर जब चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें साइन कर देता है। क्लियर है? अच्छा, अब देखो क्या है, ऑडिटिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको ना जब आप ऑडिटिंग करते हो तो सिर्फ ऐसा नहीं कि ऑडिट सब्जेक्ट को पढ़ लिया तो ऑडिटर बन गए। सबसे पहले सोच करके देखो ऑडिटिंग काय के करने जा रहे हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मान लो किसी को अकाउंटिंग नहीं आती हो, ऑडिटिंग आती हो, तो कोई मतलब ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि भैया अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती तो फिर ऑडिटिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आप तो चेक ही क्या करने जा रहे हो ना। ऑडिटिंग रिक्वायर्स नॉलेज फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मोर। ये सब कभी कभी आते रहते हैं। ये बिहेवियरल साइंस वाला 2-3 बार आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो इसकी हेडिंग देखो क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का मतलब ये होता है कि हमारी फील्ड ऑडिट है पर हमारा दखल बहुत सारी फील्ड्स में। हमको मैथ्स भी बननी चाहिए और हमको है ना बिहेवियरल साइंस, और बेसिकली हमको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तब हम कर पाएंगे। अब जैसे कि मुझे कोई गलती समझनी है कि गलती है कि नहीं है इसमें, तो मैं पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट डेटा या ट्रेंड का एनालिसिस करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स लगी गई ना। समझ में रहे? कोई व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है तो उसके बोलने के तरीके में डिफरेंस आ जाएगा। समझ में रहे? उसके हाव भाव में डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब मुझे बिहेवियरल साइंस भी आनी चाहिए। क्लियर है? अगर मान लो कोई कंपनी बहुत ही एब्सर्ड सा डिसीजन ले रही है जो कि उसके लिए प्रॉफिटेबल है भी नहीं, ये इंडिकेटर हो सकता है कि भाई ऐसा डिसीजन कोई क्यों लेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो इसका मतलब आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए? इकोनॉमिक्स की। और लॉ की नॉलेज तो आपको होनी चाहिए क्योंकि आपका तो एग्जिस्टेंस ही किसके कारण है? कंपनीज एक्ट के कारण। समझ में रहा है? आप मेनली निभाने जब जाओगे तो क्या चीज़ें आप निभाओगे? कंपनीज एक्ट की बातें ही ना निभाओगे, है ना। तो ये सारा कुछ है। सबसे पहले इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्यों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है मल्टीपल डायमेंशंस को कवर करते हैं बिजनेस के। ऑडिटर को सब कुछ समझ में आना चाहिए, लीगल, इकोनॉमिक, तो वो एक रिलायबल ओपिनियन जो है वो दे पाएगा, है ना। तो कैसे कैसे कनेक्टेड है, तो देखो अकाउंटिंग से बहुत ऑब्वियस है लेकिन आपको लिखने के लिए शब्द चाहिए पड़ेंगे। वाई इट मैटर्स, वाई अकाउंटिंग मैटर्स। अगर आपको ऑडिट करना है तो आपको ऑडिट अकाउंटिंग का क्यों पता होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग प्रोसेस का ही एंड पार्ट है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का अगर आपको ग्रास्प है तो ही आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की करेक्टनेस को चेक कर पाओगे। एप्लीकेशन, लेजर्स को रिव्यू करना है, ट्रायल बैलेंस को करना है, फाइनल अकाउंट्स को। समझ में आ रहा है ना। तो कब कर पाओगे आप इनका ऑडिट? जब आपको खुद पता होगा कि ये कैसे होगा। आ रहा है ना समझ में? ठीक है। फिर लॉ का क्यों पता होना चाहिए सारे बिजनेसेस को। अच्छा, लॉज ना हमको बहुत सारे निभाने होते हैं, ठीक है। तो ऑडिटर को सारे लॉज नहीं चेक करना होता है क्योंकि उसका दायरा फिक्स है किस पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। तो बाकी के लॉज को उतना वैसा कंसिडर नहीं करता। समझ में रहे? उस पर अलग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट बना हुआ है कि हम लॉज को कितना कंसिडर करेंगे। क्लियर है ना। एप्लीकेशन, चेकिंग लीगल कंप्लायंस इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ensuring disclosures required by law are properly made in financial statements। मतलब
जो भी लॉ के द्वारा डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड है वो सब प्रॉपरली किए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कानून बोलता है बहुत सारे डिस्क्लोजर्स के लिए। इनफैक्ट कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 ही है जो फॉर्मेट बताता है। किसका फॉर्मेट? पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। आ रहा है समझ में? उसी में बताया कि क्या क्या चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। देखो, कंपनी में पैसा बहुत सारे लोगों का लगा होता है, इसीलिए डिस्क्लोजर और इंफॉर्मेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। और ऑडिटर को भी यही मेन इंस्ट्रक्शन है कि भाई अकाउंट्स एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो यूज़र जब पढ़ेगा तो यूज़र को जो लिखी बातें उससे कंपनी का अंदाज़ा लगाएगा, तो वो सही होनी चाहिए और मटीरियल। छोटी मोटी मिस्टेक ठीक है, लेकिन अगर उसका व्यू ही गलत बन रहा है, एक्चुअल में कंपनी कुछ और चल रही है और अकाउंट्स के इंटरप्रिटेशन से कुछ और चल रही है, तो ये गलती किसकी है फिर? ऑडिटर की। आ रहा है समझ में? हम ऑडिटर को ये नहीं बोल रहे कि अरे तुमने 100 रुपये की गलती क्यों कर दी, पर अगर मान लो अकाउंट्स पढ़ करके मुझे कुछ और समझ में आ रहा है, इन जनरल लोगों को कुछ और समझ में आ रहा है और एक्चुअल कंपनी कुछ और चल रही है, समझ में आ रहा है, तो फिर ये बात किसके ऊपर चली जाएगी? ऑडिटर के ऊपर, कि भाई ये तो तुम कॉन्सेप्चुअली ही गलत कर रहे हो। आ रहा है समझ में? अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स। तो द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अफेक्ट्स बिजनेस ऑपरेशंस, इन्फ्लेशन, डिमांड, सप्लाई एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब मुझे इकोनॉमिक्स का क्यों पता होना चाहिए? इन्फ्लेशन और डिमांड, सप्लाई, ये सब किसके मैटर है? इकोनॉमिक्स के। अगर मुझे बिजनेस का नॉलेज होगा कि भाई कब डिमांड बढ़ी, समझ में आ रहा है, इकोनॉमी क्या चल रही है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या चल रहे हैं, उस हिसाब से जब मैं चेक करूँगा तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि यार ये गलत है इस समय, तो या शक उसमें आएगा ना। जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे इकोनॉमी क्या हो रही है? डाउन जा रही है, तुम्हारा बिजनेस अप जा रहा है, तुम लोग में भैया ऐसे कैसे हो भी सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पर ऑडिटर जब चेकिंग करेगा ना तब फिर उसको और प्रॉपर पता चलेगा कि भैया ये तो सही जा रहा है या ये गलत जा रहा है। क्लियर है? तो मार्केट ट्रेंड्स वगैरह को समझ करके वो रिस्क असेसमेंट समझ सकता है। अच्छा, रिस्क असेसमेंट भी एक है। देखो, वैसे तो सारे स्टेक होल्डर्स के लिए काम करता है ऑडिटर, पर मेनली किसके लिए काम कर रहा है? एक तरीके से शेयर होल्डर्स, जिन लोगों ने पैसे लगाए, मतलब ओनर्स। ठीक है ना? तो जो ओनर्स हैं उनको ये भी पता चलना चाहिए कि भाई एक तरीके से इसमें गलती होने के चांसेस क्या हैं। अच्छा, एक इसमें मैटर जो है ना ऑर्डर के असेसमेंट में आता है रिस्क असेसमेंट, यानी वो बिजनेस रिस्क भी असेस करता है। देखो, दो चीज़ें, एक बिजनेस डूबने का रिस्क, एक चीज़ें गलत होने का रिस्क। फिर वो चेकिंग करेगा और फिर इस बात पर ओपिनियन देगा कि भाई गलत कितनी है चीज़ें, या उसके ओपिनियन में कितनी गलत है चीज़ें। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है ना? पॉइंट ये है कि अगर मुझे इकोनॉमिक्स का पता होगा तो उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मुझे इस बात का अंदाज़ा लगाने में हेल्प करते हैं कि भाई बिजनेस जो है वो चलेगा या नहीं रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है गोइंग कंसर्न। अगर बिजनेस बंद होने वाला है ना, तो ये बात ऑडिटर को बहुत प्रॉपरली डिस्क्लोज करनी पड़ती है। अगर उसको लगता है कि भैया अब तो बिजनेस गया, मतलब, ठीक है। जैसे कि आपको पता है चेक करके वेबसाइट थी, अभी भी है, मतलब चेक करके एक ऐसी वेबसाइट थी जिसमें कि बच्चे सब्सक्रिप्शन लेते थे अपने क्वेश्चन के आंसर और वो सब पता करने के लिए। ठीक है, ये एआई आने के बाद क्या हुआ, कहानी ही खत्म हो गई उसकी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये सवाल किस पर खड़े करेगा? उसके गोइंग कंसर्न। और अगर उसके गोइंग कंसर्न पे सवाल है तो जब उस कंपनी का ऑडिट होगा, लिस्टेड कंपनी है वो, उसका ऑडिट होगा तो उसमें ये लिखा जाएगा प्रॉपर कि भैया ये कंपनी का रिस्क है कि ये बंद हो सकती है। ये बात बेसिकली हम किसको बता रहे हैं? उसके शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को। ठीक है, ताकि वो आगाह रहे। भाई ऑडिटर का काम क्या है कि इन सब लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर देना। क्लियर है? चलो
बिहेवियरल साइंस का पता मुझे क्यों होना चाहिए? मुझे लोगों को के आचार व्यवहार का पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बिहेवियरल ट्रेट्स होते हैं जिससे एक्चुअली में अंदाज़ा लगता है कि चीज़ें गलत हैं कि सही। समझ रहे? हम लोग पढ़ रहे हैं एक एक करके, बट प्रैक्टिकली हर चीज़ जो है वो कैसे चलती है? साथ में। यानी जब मैं किसी मैनेजर से बात कर रहा हूँ तो मैं सवाल कर रहा हूँ, तो सवाल इकोनॉमिक्स के ज्ञान के कारण भी है, लॉ के ज्ञान के कारण भी है। पर जब मैं बोल रहा हूँ और किसी इंपॉर्टेंट चीज़ में अगर वो फंबल कर रहा है या वो मुझसे छुपाना चाह रहा है, तो ये बात उसकी आंखों में दिख जाएगी। तो ऑडिटर को बेसिकली व्यवहारिक एक्सपर्ट भी होना ज़रूरी है। आप जब जाओगे ना ऑडिट वगैरह करने, तो आपको समझ में आएगा कि भैया हमको बहुत सारा डेटा वेटा भी निकलवाना पड़ता है, तो हमको कम्युनिकेशन स्किल जो है वो भी होनी पड़ती है। और वो कहाँ से आएगी बेटा? जब आपको पता होगा बिहेवियरल साइंस के बारे में। व्हाई इट मैटर्स? ऑडिटर्स इंटरेक्ट विद वेरियस पर्सोनल टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफाई डाउट्स। Effective communication and understanding human behavior are key to obtain honest and complete information. यही तो भाई पर्पस है ना, कि कंप्लीट और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड हो जाए। क्लियर है? ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, भाई पूरा प्रोबेबिलिटी या पूरा जो ट्रेंड एनालिसिस है, ये सब मुझे किससे पता चलेगा बेटा? है ना? व्हाई इट मैटर्स? चेकिंग एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन इज इम्प्रैक्टिकल। सैम्पलिंग मेथड से, अच्छा इसमें एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया मैंने, आपको दूसरा एग्जांपल दिया प्रोबेबिलिटी और उन सब का। तो ऑडिटर जो है ना, मान लो 100 ट्रांजेक्शन हुए एंटिटी के, तो वो 100 के 100 नहीं चेक करता। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ट्रांजेक्शन लाखों की तादाद में होते हैं। मान लो कि 100 हुए, तो ऑडिटर 20 चेक करेगा और ओपिनियन किस पर देगा? पूरे 100 पर। 100 क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। 100 करने जाएगा तो उसको 1 साल लग जाएगा, तो फिर क्या ही मतलब हुआ फिर इतनी चेकिंग का? अरे समझ में, या तो फिर उसमें खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, इतना रेलेवेंस नहीं है। तो इसलिए ऑडिटिंग की फील्ड इसी तरीके से बनाई गई है। सैम्पलिंग एक टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का, जो कि अगर ऑडिटर को पता है तो वो कम सैंपल भी क्या कर लेगा? ऐसे निकाल पाएगा जो कि पूरे ट्रांजेक्शन्स के रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कंपनी ने 100 बार सेल करी है, 20 ट्रांजेक्शन इस तरीके से निकालो कि पूरे 100 को रिप्रेजेंट करें। ये होता है सैंपल। जैसे कि अगेन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बोरी चावल चेक करना है सही है कि नहीं, कैसे करोगे? बताया था मैंने। थोड़ा सा ऊपर से देख लिया, थोड़ा सा उसमें बीच से निकाल लिया, साइड वाइड से निकाल लिया, आ रहा है समझ में? ये आप सैंपल निकालोगे और फिर ओपिनियन किसके बारे में बनाओगे? पूरी बोरी के ऊपर। क्लियर है ना? तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग डिटरमिन सैम्पल साइज एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव ऑडिट टेस्ट। ठीक है? मतलब स्टैटिस्टिक्स की मदद से हमको क्या पता लगेगा? सैम्पल साइज, है ना, और सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये क्लियर है ना? मैथ्स का कैसे एप्लीकेशन होगा? अरे भाई बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे कैलकुलेशंस लगते हैं। बेसिक डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेशन करूँगा तो इनटू, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन वो सब तो लग ही रहा है ना, प्लस माइनस। तो आप मैथ्स का नॉलेज तो आप समझ लो कि लगेगा ही। और इसीलिए हमको है भी फाउंडेशन लेवल पर मैथ्स इसलिए भी इंक्लूड की जाती है। क्लियर है? ठीक है, चलो। अच्छा, अब नए परिवेश में ऑडिटर को आईटी के बारे में भी पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज की डेट में देखोगे ना तो मैक्सिमम अकाउंटिंग जो हैवी वाली है वो शिफ्ट हो गई है किस पर? है ना? तो ऑब्वियसली क्या होगा? मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज कंप्यूटराइज सिस्टम फॉर अकाउंटिंग। ठीक है? तो ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ऑडिटिंग, वेरीफाइज एक्यूरेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम एंड कंट्रोल। तो बहुत सारी ऑडिटिंग भी किस में जा चुकी है बेटा? कंप्यूटर से ही ऑडिट भी हो रहा है आजकल। क्लियर है क्या? ठीक है ना? ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाई इट मैटर्स?
Auditors often evaluate financial decisions like capital budgeting, working capital management, and ratio analysis. क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज क्यों होना चाहिए? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? वेरी गुड, वो सबको मैनेज करना है. कोई नया एसेट खरीदना है तो कितना प्रॉफिट देगा वो, ये सब एनालाइज करना है ना. इसका पता क्यों चलना चाहिए? ताकि हम अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर पाए. समझ में आ रहा है? ठीक है. कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल बहुत हाई रख रखा है या दिख रहा है या अनयूजुअल कर रहा है. आपको पता है सत्यम कंप्यूटर्स का एक फ्रॉड हुआ था. समझ में आ रहा है? उन्होंने नकली एफडीज और वो सब बना लिए थे, ठीक है, ऑर्डर को दिखाने के लिए. अगर ऑडिटर वर्किंग कैपिटल का सही तरीके से एनालिसिस करता तो उसको समझ में आ जाता कि भैया इतना वर्किंग कैपिटल तो कोई मतलब का ही नहीं है ना. अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है इतना सारा, अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है तो आप यूज़ क्यों नहीं करते प्रॉपर? एफडीआं कराए जा रहे हो, आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो. समझ में आ रहा है? बहुत हैवी कैश था ना उनका, क्योंकि उन लोगों ने नकली ऐसे दिखा दिए थे कि सेल हुई, नकली सेल है तो नकली डेटर से पैसे आ गए, और नकली पैसे आ गए तो उनकी हमने एफडी करती तो नकली एफडी की रिसीट्स बनाई हुई थी उन्होंने प्रॉफिट दिखाने के लिए. हाँ, एफडीज दिखाई दी हुई थी ना नकली. ऑडिटर समझ नहीं पाया उसको. ठीक है. चलो फिर क्या है? तो अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अंदाज़ा होगा तो ऑडिटर जो है वो जो ट्रांजैक्शंस हैं, ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ है, उसको समझ पाएगा. इससे आपको ना अपने सब्जेक्ट्स का भी रेलेवेंस समझ में आएगा कि हम लोग जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उस वो एक्चुअली में क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या रेलेवेंस है. क्लियर है? ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन ऑपरेशंस, व्हाई इट मैटर्स. Knowledge of client's production process and operational activities aids in evaluating cost, overhead allocation and inventory management. ठीक है. तो प्रोडक्शन वगैरह का नॉलेज क्यों होना चाहिए? आप समझ पा रहे हो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई ऑडिटर जो है उसको सारी अलग अलग फील्ड्स का जो है वो पता होना चाहिए. क्यों? तो ये सारा कुछ जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई क्यों मैटर करता है इस सब्जेक्ट का नॉलेज होना, और कैसे वो अप्लाई करेगा, ऑडिटर कैसे अप्लाई करेगा उस दूसरे सब्जेक्ट का नॉलेज. ठीक है ना. तो एप्लीकेशन कहाँ पर है इसका? प्रोडक्शन प्रोसेस से क्या पता लग जाएगा उसको? ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, कॉस्ट, ओवरहेड एलोकेशन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह को एनालाइज करने के लिए. कॉस्ट सिस्टम, प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स, ये सब आप लोग पढ़ोगे कॉस्ट अकाउंटिंग में. देखो, मुझे अगर प्रोडक्शन डेटा का पता होगा तो मुझे पता होगा कि इतनी मशीन कितना प्रोडक्शन कर सकती है. तो अगर कंपनी ने नकली वकली दिखाया तो मेरे को वहाँ से डिस्क्रिपेंसीज वगैरह जो है वो पता लग जाएंगे. ये वो सारी जगह हैं जिसके बारे में ऑडिटर को पता होना ज़रूरी है. अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, देखो अलग अलग टाइम पे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल बदल जाता है और अलग अलग चीज़ों की इम्पोर्टेंस भी बदल जाती है. आपको जैसे ये बिहेवियरल वाला है, ये 4 नंबर का भी आया हुआ है क्वेश्चन एग्ज़ाम में. तो अब क्या होता है कि एकदम रैंडमली कोई भी टॉपिक अगर ज़्यादा मार्क्स का आ जाए, हमारे पास लिखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं. ठीक है. अच्छा, और ये ओवरऑल भी आता है क्वेश्चन कि क्या बताओ, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग बताओ. तो फिर बहुत सारे पॉइंट्स लिख लेंगे या इंडिविजुअल पॉइंट्स के बारे में आएगा. ये इजी टॉपिक है, समझ में आ रहा है. इसमें कुछ चीज़ों के बारे में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है. अगर आप इसको समझ गए हो तो इसमें और लाइन्स आप ऐड कर सकते हो. जैसे बिहेवियरल साइंस आपका क्यों आपको पता होना चाहिए. क्लाइंट का डेटा निकलवाना है या उससे बात करनी है,
कम्युनिकेशन स्किल, ये सब चीज़ें आप इसमें क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट है, अगर समझ जाओगे तो बेसिक इसके कीवर्ड्स ले लो, उसके अलावा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से क्या कर सकते हो, चीज़ें लिख सकते हो। मार्क्स के हिसाब से वेरी करता है। क्लियर है? ठीक है ना? चलो, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, बताओ। सी है ना, टू एक्सप्रेस एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन, तो अच्छा, टू डिटेक्ट ऑल फ्रॉड्स एंड एरर्स, क्यों नहीं? नहीं, सारे फ्रॉड और एरर तो वो डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑडिटिंग पूरी किस बेसिस पे होती है बेटा, सैम्पलिंग बेसिस। तो 100% ट्रांजेक्शन वो वैसे भी चेक नहीं कर पाता। टू इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी, ये क्यों नहीं? मुझे प्रॉफिटेबिलिटी से कोई मतलब नहीं, है ना। फिर टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट का काम है। चलो, वेरी गुड। 17, व्हाई इज द इंडिपेंडेंस क्रूशियल फॉर ऑडिटर? हाँ, ये वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया अनबायस्ड रिपोर्टिंग जो है वो तभी हो पाएगी जब ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो मान लो कि वही उसका रिलेटिव है, तो उसको लग रहा है कि यार प्रॉफिट यार कम हो जाएगा अगर सही से करेंगे, तो ये थोड़ा बहुत दिखा लें दो सेल्स वेल्स, तो फिर तो भाई बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मतलब क्योंकि उन लोगों के साथ गलत हो जाएगा जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है कंपनी में, सरकार का टैक्स गड़बड़ हो जाएगा। आ रहा है समझ में? धोखेबाजी इसलिए तो नहीं चाहिए ना, समझ में आ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर? देखो, नॉट कैपिटल में लिखा हुआ है क्योंकि नॉर्मली ये दिखता नहीं है, पता है आपको, ठीक है। याद रखना, एमसीक्यू में नॉट क्वेश्चन जरूर पढ़ना ध्यान से। हाँ, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ऑडिटर की, बताओ। डी, है ना। फाइनेंशियल ऑपरेशंस थोड़ी ना मैनेज करेगा वो, बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओपिनियन देगा वो, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंश्योर करेगा कि मैनेजमेंट ने बना लिए हैं कि नहीं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन वेयर एन ऑडिटर लैक्स इंडिपेंडेंस? है ना, क्यों? शेयर होल्डर है तो इसका मतलब क्या है? है ना, मतलब फिर इंडिपेंडेंट नहीं है वो, है ना। पहले में क्या है, लार्ज कंपनी से क्या फ़र्क पड़ता है ना। फिर एडवाइजरी सर्विसेज देता है वो कंपनी को, ये ऑडिट कर सकता है। वही तो बात है। एडवाइजरी सर्विसेज में इंडिपेंडेंस उतनी हैम्पर नहीं होती। हाँ, अगर मान लो कि ऑडिटर का ज़्यादातर पैसा एडवाइजरी का किससे आता है, तो फिर ये पॉइंट भी आपका क्या होगा, है ना। अच्छा, चौथा, ऑडिटर एग्जामिन्स कंपनीज इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल को वो एग्जामिन कर रहा है, बस चेक कर रहा है, इंटरनल ऑडिटर नहीं है। इंटरनल ऑडिटर तो हो ही नहीं सकता टेक्निकली, पर अगर वो एग्जामिन कर रहा है तो एग्जामिन तो मेन ऑडिटर भी करेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, तो ये पॉइंट ऐसा है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर? डी, है ना, क्यों? फॉर एब्सोल्यूट वर्ड यूजेस। वेरी गुड, पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत तुम, है ना। ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। नहीं, तुमने ये कैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सब, ये बात कि एब्सोल्यूट वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही बता सकता है। नहीं, कभी नहीं पढ़ा, बट
मतलब ये ऑब्जेक्टिव्स मतलब दूसरे सब्जेक्टों में किए हुए हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स में वर्ड यूज होता था एब्सोल्यूट का कई जगह पे। ऑडिट में कौन सा वर्ड यूज होता है? रीजनेबल। 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 ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता है, सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस देता है। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी है एक्चुअली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुमने आइडेंटिफाई करी है। क्लियर है? ठीक है, तो है ना, तो एब्सोल्यूट बोलना गलत है कि कोई फ्रॉड एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई ऑडिटर कर नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? ऑडिटर कभी भी ये 100% एश्योरेंस नहीं दे पाएगा कि फ्रॉड नहीं है। देखो पता क्या होता है, एक होता है इन्वेस्टिगेशन। समझ में आ रहा है? अगर किसी कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो फिर मतलब वो एक एक ट्रांजैक्शन होगा और फिर वहाँ पर ये इंश्योर होगा कि भैया कोई गड़बड़ ना। लेकिन ऑडिटिंग मॉडरेट लेवल पर चेकिंग होती है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे देता है वो, लेकिन एब्सोल्यूट तो नहीं दे पाएगा। चलो, ऑडिटिंग के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्यों चाहिए? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसका एक पॉइंट ऊपर है ना। उसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं। है ना ये, क्योंकि अकाउंट्स में बनने में बहुत सारे एरियाज जो है वो यूज़ होते हैं। फिर क्या है? रिलेटेड टू अकाउंटिंग। बी। हम्म, बी। बी। एक्चुअली इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं, है ना, लेकिन सबसे सही है ये। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को लगा ये लास्ट वाले में अकाउंटिंग लिखा हुआ है, ये ऑडिटिंग लिखा हुआ है। ठीक है ठीक है, इसका बी ही होगा बस। क्लियर है? दूसरा ले आ सकता है। चलो, वाई इज नॉलेज ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑडिटर? ए। तो बिजनेसेस को बहुत सारे लीगल रेगुलेशंस कंप्लाई करने पड़ते हैं और इसीलिए ऑडिटर के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है? व्हाट इज द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन ऑडिटिंग? It's help selection samples for testing financial records. ठीक है ना? वाई डज ऑडिटिंग रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स? Project is इसमें बी। बी होगा। ठीक है ना, कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो बिजनेस को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग? ए। ठीक है, फिर हाउ इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड टू ऑडिटिंग? ए। ए है ना, फिर 28 बेस्ट आंसर इसका ए होगा। क्लियर है?
फना नहीं, मैं मैनेजमेंट को हेल्प करने नहीं आया हूँ कि प्रोडक्शन बढ़ा ले, मैं तो अपनी चेकिंग करने आया हूँ ना भाई। आ रहा है ये समझ में? ठीक है, चलो। तो अब जो है ऑडिटिंग का सबसे एलिमेंट्री पहला स्टैंडर्ड जो है वो है स्टैंडर्ड इन ऑडिट 200। सबसे पहला स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। हाँ, 200। अरे इसकी नंबरिंग इंटरनेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो ये काय के लिए है, ये पूरा इंश्योर करता है कि ओवरऑल ऑडिटर का काम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंडिपेंडेंट ऑडिट के, है ना। तो सबसे पहला है कि ऑडिटर क्या करने जाता है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस को डिफाइन कैसे करोगे, अ हाई डिग्री ऑफ अश्योरेंस, ठीक है ना। तो मॉडरेट नहीं है, हाई डिग्री ऑफ अश्योरेंस है, ठीक है। कि बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट। याद रखना, ये नहीं बोलोगे आप कि फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट, क्या बोलोगे, फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट्स किन कारणों से होते हैं, फ्रॉड और एरर। ये बहुत ऑफिशियल है, इसको तो कुछ चीज़ों को एज इट इज़ याद करना पड़ेगा बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ऑडिटर जो है वो काय के लिए आ रहा है, ठीक है। ऑडिटर आ रहा है रीजनेबल अश्योरेंस, किस बात का अश्योरेंस, दैट अकाउंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट, है ना। और मिस स्टेटमेंट्स किन कारणों से, ड्यू टू फ्रॉड और एरर, है ना। ठीक है ना। तो इससे ऑडिटर जो है वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। This allows the auditor to express an opinion on whether financial statements are prepared in all material respects as per the applicable financial reporting framework. ये क्या है, तो अगर आप कंपनी हो तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको कैसे करनी है उसका फ्रेमवर्क दिया हुआ है शेड्यूल 3 में, ठीक है ना। तो हर कंपनी को वो फ्रेमवर्क क्या करना है, निभाना है। ऑडिटर भी यही इंश्योर करेगा कि आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क निभाया है या नहीं निभाया। क्लियर है? ठीक है। तो फ्रेमवर्क क्या है, एक तरीके से बिल्कुल सही, क्लियर है ना। फिर क्या है, रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट फाइंडिंग्स, प्रोवाइड एन ऑडिट रिपोर्ट। अल्टीमेटली देखो, रीजनेबल एश्योरेंस लो और रिपोर्ट दो, ठीक है। तो अपन इसी में अगर कंटिन्यू करें, रीजनेबल एश्योरेंस एंड प्रोवाइड रिपोर्ट। अब रिपोर्ट कैसे बनेगी उसके लिए भी स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। कम्युनिकेट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट एंड अदर रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस वर्सेस एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है पर 100% नहीं है ना। कैसे अचीव होता है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट एंड ऑब्टेनिंग सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। देखो
समझो, रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या है कि भैया मैं एज एन ऑडिटर मैं लोगों को ये भरोसा दे रहा हूँ कि भाई इन अकाउंट्स पे तुम भरोसा कर सकते हो कि एंटिटी में जो हो रहा है वो इन अकाउंट पे रिफ्लेक्टेड है, पर मैं 100% गारंटी नहीं दे रहा हूँ, है ना। मैं अपनी मेथडोलॉजी बता रहा हूँ कि भैया देखो मैंने ऐसे ऐसे चेक किया, अब तुम उस पर रीजनेबल भरोसा कर सकते हो। अगर बहुत केयरफुली प्लान्ड कोई फ्रॉड होगा, समझ में आ रहा है, तो फिर मेरे हाथ से छूट सकता है और फिर मेरी कोई गलती भी नहीं है, समझ में आ रहा है। बाकी कोई मटीरियल मिस्टेक नहीं, मटीरियल मिस्टेटमेंट नहीं है ना। मतलब ये अकाउंट्स में अगर अपेरेंटली कोई गलती निकल जाती है तो फिर जिम्मेदारी ऑडिटर की आ जाएगी। बट केयरफुली प्लान्ड फ्रॉड है जो कि आमतौर पर कोई भी व्यक्ति आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है और ऑडिटर के भी सैंपल में वो नहीं आया, तो मतलब कि वो चेक नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। क्लियर है, आ रहा है समझ में? ये होता है रीजनेबल एश्योरेंस, है ना। तो इसमें एक्चुअली में हम बात किसकी करते हैं कि देखो ऑडिट में ना कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं कि भाई जिनको दूर किया ही नहीं जा सकता। मतलब ऑडिट करने जाओगे तो ये समस्याएं होंगी, सैंपल बेसिस पे करना, भैया हम 100% थोड़ी ना चेक करेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं, ना टाइम इतना है ना कॉस्ट इतनी लगानी है, तो हम 100% चेक नहीं कर सकते, यही रूल है, ठीक है। इसलिए इसका मतलब क्या है, सैम्पलिंग चेकिंग होती है। और भैया सैम्पलिंग चेकिंग करोगे तो मैंने एक वाउचर भी छोड़ा तो उससे तो गलत हो ही सकता, ह्यूमन एरर हो सकती है भाई, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर छूट जाए, और टाइम कंस्ट्रेंट है, रिपोर्टिंग बहुत प्रॉपर करनी पड़ती है भाई, क्लियर है। और जल्दीबाजी में हल्का फुल्का सा मिस्टेक हो सकता है, तो भैया टाइम ले लो, अच्छे से कर लो, पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम के साथ रेलेवेंस जुड़ी होती है। अगर हम उतना टाइम ले लेंगे तो फिर पता चले कि रेलेवेंस ही खत्म हो जाएगी। एब्सोल्यूट इंश्योरेंस अश्योरेंस का मतलब होता है कि कंप्लीट गारंटी कि कोई मटेरियल स्टेटमेंट है ही नहीं, ये फीजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑडिट में क्या होती है, इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस अपन अलग से पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो तो अभी आज इतना ही करते हैं अपन लोग, क्लियर है, ठीक है।